आप सभी को फिर से एक बार एमएसआर स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग सेक्शन ए और सेक्शन बी जो मॉडल सेट साइंस का सेट 3 का सॉल्यूशन कर रहे थे, हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग इस वीडियो में सेक्शन सी का 15, 16, 17, 18 और 19 इस 5 क्वेश्चन का आंसर को जानेंगे कि किस प्रकार आंसर लिखेंगे। तो पहले हम लोग समझेंगे, फिर कॉपी में स्क्रीनशॉट लेकर नोट करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। ये वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोग समझिएगा किस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडल सेट 3 सेक्शन सी। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु पर लगने वाले बल उसके विस्थापन के दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखें। एक्चुअली यहाँ ये कार्य का फॉर्मूला, कार्य का व्यंजक के बारे में कहा जा रहा है। और बी नंबर में फिर पूछा गया है कि 1500 किलोग्राम द्रव्यमान का एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रहा है। याद रखिए, यहाँ घंटा में दिया गया है और किलोमीटर में दिया गया है। वो वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में किया गया कार्य क्या होगा, आपको ज्ञात करना है। चलिए आंसर देखते हैं कि किस प्रकार हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग पहले कार्य का व्यंजक लिख लेंगे। हम लोग जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। कार्य को W, बल को F और विस्थापन को S द्वारा सूचित किया जाता है, यानी W बराबर F इंटू S। यही हुआ कार्य का व्यंजक। अब बी नंबर में पूछा गया था कि 1500 किलोग्राम द्रव्यमान जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो कार्य का आपको कार्य ज्ञात करना है। तो इस प्रकार हम लोग लिखेंगे बी नंबर में कि यहाँ दिया है, अगर न्यूमेरिकल है तो पहले क्या क्या दिया है और हमें क्या ज्ञात करना है वो पहले हम लोगों को इंडिकेट कर देना चाहिए। तो पहले एम बराबर हम 1500 kg लिखे हैं, क्योंकि एम मतलब द्रव्यमान होता है, मास। इसके बाद यू जो प्रारंभिक वेग है, शुरू में जो वेग है वो था कितना? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदल देना है। और मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदले, इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला भी, एक ट्रिक भी बताए थे। तो याद रखिएगा कि मीटर प्रति सेकंड में बदलने का एक ट्रिक है, 5/18 से सिर्फ गुना कर दीजिए जो किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको 5/18 से अगर गुण करते हैं तो 6 से काटते हैं तो 5 छक्के 30 और यह हो गया 3 छक्के 18, यानी 25/3 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। इसको अभी बट्टा के रूप में ही रखिए, बाद में सोल्यूशन करने में सुविधा होती है। इसके बाद आ जाते हैं भी में। भी मतलब क्या है कि अंतिम वेग, लास्ट वेग। यह क्या था? 60 किलोमीटर प्रति घंटा था जो आपके क्वेश्चन में था। इसे भी हमें क्या कर लेना है? मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कर लेना है। तो इसको 5/18 से हमें गुना कर लेना है। तो अब हम 5/18 से गुना करते हैं तो काटते हैं किसमें? 6 से काटते हैं तो 6 10 60 और 3 छक्का 18, तो कितना हो गया? 50/3 हो जाता है। 10 को 5 से गुना कर देते हैं तो इस प्रकार हम लोग का मीटर प्रति सेकंड में इसको बदल दिए। तो क्या क्या मिल गया? एम मिल गया, यू मिल गया और भी मिल गया। अब आपको कार्य का फॉर्मूला जो होता है इसमें इसको रख दीजिए, हो जाएगा। कार्य को ज्ञात कर लेते हैं। कार्य बराबर हम लोग लिखेंगे कि किया गया कार्य हम लोग जानते हैं कि हाफ mv² होता है और हाफ mu²। इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ वेग जो था वो 2 स्थिति में था, एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ हम हाफ एम को कॉमन ले लिए, क्योंकि हाफ एम इसमें भी है, इसमें भी है। हाफ एम कॉमन ले लिए तो यहाँ रह गया v² माइनस u²। अब हम लोग मान रख देते हैं कि हाफ और एम की जगह रख दिए 1500 और भी जो था हम लोग को निकला है 50/3। 2 बार इसलिए लिखे हैं क्योंकि भी स्क्वायर में है और यू भी स्क्वायर में है, तो 25/3 को हम लोग 2 बार लिख लेते हैं माइनस बीच में रख के। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ 1500 को 2 से काटते 750 मिल गया और यहाँ 50 को 50 से गुना कर दीजिए तो 2500 और 25 को 25 से गुना कर देते 625 बटे में 3 कितना होता है? 9 होता है। अब हम लोग क्या कर लेंगे? 9 और 9 का क्या कर लेंगे? लसागत कर लेंगे तो 9 होगा लसा। अब 2500 से 625 घटा देंगे तो 1875 हो जाता है। तो आप क्या करेंगे? आप इसको सॉल्व करते हैं तो 3 से पहले काटते हैं तो 3 को 750 से काटते हैं तो 250 मिलता है और 3 को 9 से काटते हैं, 9 को 3 से काटते हैं तो 3 मिलता है। फिर इस 3 जो मिला उसको 1875 से काट दीजिए तो 625 मिल जाता है। अब लास्ट में 625 यहाँ और यहाँ 250 को गुना कर दीजिए तो 1,56,250 ये जूल में आ गया। तो ये किया गया कार्य है, इसको आप किलो जूल में बदल सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में जाते हैं कि अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंगों में 3 अंतर लिखिए। आपको अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग का 3 अंतर लिखना है। इसके बाद फिर दिया है 2 नंबर में जो इसमें ए और बी किया गया है कि अपश्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि, इसमें आवृत्तियों का परस क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले हम लोग 16 नंबर का एक वाला कर लेते हैं। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग का बीच क्या है, अंतर। पहले पॉइंट में लिखे हैं, 3 पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट में लिखे हैं कि अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा में लंबवत कंपन करता है। कौन कंपन करता है, लंबवत कंपन करता है। इसमें वो सेम टू सेम लिख दीजिएगा। अनुदैर्घ्य तरंगों में माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा में समांतर कंपन करता है। फर्क क्या है, इसमें लंबवत कंपन होगा, इसमें समांतर कंपन होगा, बस इतना याद रखिए। पॉइंट नंबर 2 में लिखे हैं कि अनुप्रस्थ तरंगे ठोसों तथा द्रवों के ऊपरी सतह में उत्पन्न होते हैं, जबकि अनुदैर्घ्य तरंग में लिखे हैं कि ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में उत्पन्न होता है। इसमें सिर्फ ठोस और द्रव है, इसमें ठोस, द्रव, गैस तीनों है, बस इतना याद रखिएगा। 3 नंबर पॉइंट में लिखे हैं कि अनुप्रस्थ तरंग श्रृंगों एवं गर्तों, श्रृंगों और गर्तों के रूप में संचारित होती है, जबकि अनुदैर्घ्य तरंग के बारे में लिखा गया है कि संपीड़न एवं विरलन के रूप में संचरित होती है। तो ये याद रखिएगा, इसमें श्रृंग और गर्तों, इसमें संपीड़न और विरलन। तो इस प्रकार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 नंबर में पूछा गया था कि अपश्रव्य ध्वनि का परस और परध्वनि के श्रव्य का परस पूछा गया था। तो याद रखिएगा, अपश्रव्य ध्वनि जो होगा ये 20 हर्ट्ज से कम वाला ध्वनि को हम लोग अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं, जबकि परध्वनि जो होता है ये होता है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, जिसे हम लोग सुन नहीं पाते हैं, और 20 हर्ट्ज से भी कम आवाज़ भी हम लोग सुन नहीं पाते हैं। इसका बीच वाला जो श्रव्यता परस कहा जाता है वो सिर्फ हम लोग सुन पाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाते हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु का नाभिक मॉडल क्या था। फिर बी नंबर में पूछा गया है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या कमी थी। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखना है, फिर उसका बी नंबर में लिखना है कमियां की क्या कमियां थी। इसके बाद फिर दिया गया है कि नील्स बोर्स उन कमियों को दूर करने के लिए परमाणु का क्या नया मॉडल बनाया। मतलब इसमें रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखना है, फिर उसका कमियां लिखना है, फिर एक्चुअली नील्स बोर्स का भी परमाणु मॉडल को व्यक्त करना है। पहले रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को जान लेते हैं कि देखिए 1 नंबर पॉइंट में लिखे हैं कि परमाणु के केंद्र धनाभासित होता है। वो क्या कहते हैं कि परमाणु का केंद्र जो है वो धनाभासित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। 2 नंबर में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। ये गोल गोल नहीं, वर्तुलाकार मतलब डिम्बक जैसे आकृति में वो क्या करता है, चक्कर लगाता है। 3 नंबर में है कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। ये तो होगा ही, स्वाभाविक है, क्योंकि नाभिक जो है परमाणु में उपस्थित होता है, तो नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होगा। अब क्या कहा गया था कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का कमी क्या था। देखिए कुछ कमी था रदरफोर्ड मॉडल का। देखिए क्या था, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये तो बात सही है, परंतु इलेक्ट्रॉन्स वृत्तीय कक्ष में घूमते हुए विकिरण के रूप में ऊर्जा मुक्त करेंगे। क्या मुक्त करेंगे, ऊर्जा। विकिरण के रूप में क्या उत्पन्न करेंगे, ऊर्जा मुक्त करेंगे एवं नाभिक की ओर खींचे चले जाएंगे। अगर वो ऊर्जा मुक्त करते हैं तो नाभिक की ओर वो खींचे चले जाएंगे, क्या, इलेक्ट्रॉन, एवं अंत में नाभिक से टकराएगा। नाभिक से कौन टकराएगा, इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी स्थिति में परमाणु नष्ट हो जाएगा। तो यह क्या है, रदरफोर्ड मॉडल का ये कमी थी कि वो चक्कर लगाते लगाते उनके अनुसार इसमें ऊर्जा मुक्त होता है, और ऊर्जा मुक्त जैसे होगा वो इलेक्ट्रॉन यह नाभिक से टकराएगा और परमाणु क्या होगा, नष्ट होगा, जो सही प्रतीत नहीं होता है। अब नील्स बोर्स जो है वो परमाणु मॉडल दिए, जिससे रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का कुछ बातें जो है अस्वीकार किया गया है। क्या है, 1 नंबर पॉइंट, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। ये नहीं कि सभी इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में सिर्फ चक्कर ही लगाता है, कुछ निश्चित कक्षाओं में ही वो चक्कर लगा सकता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाएगा तो उनकी द्वारा ऊर्जा विकिरण नहीं होगा। अब इसमें यह स्पष्ट हो जाता है क्योंकि वो निश्चित कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उससे ऊर्जा जो है विकिरण के रूप में मुक्त नहीं होता है, जिससे परमाणु नष्ट होने का खतरा नहीं होता है। तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाते हैं कि संक्रामक रोगों में फैलने से रोकने के लिए विद्यालय में कौन कौन सी सावधानी आवश्यक है। आपके विद्यालय में कौन कौन सी ऐसी सावधानी आवश्यक है जो संक्रामक रोग जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलता है उससे बचा जा सकता है। तो इसका आंसर इस प्रकार होगा।
बहुत ही साधारण भाषा में, सिंपल भाषा में लिखे हैं। देखिए, संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए विद्यालय में निम्नलिखित सावधानियां आवश्यक है। क्या क्या सावधानी? एक, खांसते या छींकते समय रूमाल का उपयोग करके, जब हम लोग खांसेंगे या छींकेंगे तो उस समय हम लोग को रूमाल का उपयोग करना चाहिए। दो, विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखकर, विद्यालय का जो ग्राउंड है, जो कक्ष होता है, रूम है, सभी को हमें स्वच्छ रखना चाहिए। तीन, टॉयलेट को साफ सुथरा रखकर, टॉयलेट जो है उसमें बहुत बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु होता है, उससे क्या होता है, सूक्ष्मजीव के कारण हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार का बीमारी उत्पन्न हो जाता है, इसलिए हमें टॉयलेट को साफ सुथरा रखना है। वैक्सीन का टीका, अगर वैक्सीन जो हम लोगों को टीका दिया जाता है, जैसे अभी इस समय कोरोना का वैक्सीन दिया जा रहा है, उसी प्रकार हम लोगों को रोग प्रतिरोध क्षमता जो है हमारे शरीर का बढ़ाने के लिए वैक्सीन या टीका जरूर लगाना चाहिए। स्वच्छ पीने जल, जो पानी स्वच्छ होता है, जल स्वच्छ है, वही हमें क्या करना है, पीना चाहिए, वो उपलब्ध कराकर। तो ये सब कई पॉइंट था जिससे हम लोग अपने विद्यालय में संक्रामक रोगों को फैलने से रोक सकते हैं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न और सेक्शन सी वाला और मॉडल सेट का अंतिम प्रश्न, इसके बाद हम लोग का मॉडल सेट क्लियर हो जाएगा। सॉल्यूशन, नाइट्रोजन चक्र का आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 19 में नाइट्रोजन साइकिल आपको बनाना है और भी व्याख्या करना है चित्र की सहायता से। पहले हम लोग नाइट्रोजन चक्र है क्या चीज़ वो देख लेते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होता है। हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। वायुमंडल में नाइट्रोजन ही मुख्य स्रोत है। मुख्य स्रोत तो होगा ही, क्योंकि 100% में 78% सिर्फ नाइट्रोजन होता है। लेकिन जीव वायुमंडल की इस नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। ऊपर वाला इतना हमें क्षमता नहीं दिया है कि नाइट्रोजन को हम अपने मुक्त नाइट्रोजन को वायुमंडल से सीधे ग्रहण करें। तो कैसे ग्रहण करते हैं? केवल कुछ जीवाणु, जल या भूमि में रहने वाले नीले हरे शैवाल तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव ही नाइट्रोजन का सीधे उपयोग कर सकते हैं। मनुष्य या जंतु को ये क्षमता नहीं दिया गया है। ये नीले हरे शैवाल कुछ जीवाणुओं के द्वारा ही ये संभव है। पौधे जो है नाइट्रेट को अमीनो समूहों में बदलते हैं, जिसे पौधे जमीन से ग्रहण करते हैं। बैक्टीरिया की मदद से कुछ पौधे जो है वो मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, जिससे वो जमीन के द्वारा वह जड़ द्वारा शोषण किया जाता है। पौधे से नाइट्रोजन शाकाहारी प्राणी, अब नाइट्रोजन चला गया पौधे में और उस पौधे को कोई शाकाहारी जीव, जो साग सब्जी खाने वाला जीव, उससे चाहता है। फिर वो शाकाहारी जीव से मांसाहारी, क्योंकि वो खाते रहता है, वो हम लोग इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखला में पढ़े हैं, मांसाहारी प्राणियों के शरीर में पहुँचते हैं। दूसरे ओर कई शरीरों से ये स्थानांतरण होता है। सिर्फ यही सोर्स नहीं है, कई और एक्स्ट्रा सोर्स है जिसके द्वारा भी जीवों में ये पहुंच सकता है। इसमें सिर्फ एक ही दिए हैं डिटेल्स में। मृत शरीर पौधे या जंतु हो या पौधे हो, अगर वो मर जाता है तो उसके मृत शरीर से पुनः पौधे नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। मर गया, सड़ गया, मिट्टी में मिल गया, तो उससे क्या हो गया, नाइट्रोजन फिर मिट्टी में मिल गया, तो उससे फिर पुनः क्या नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है कौन? पौधा। इस प्रकार ये चक्र चलते रहता है, जिसे नाइट्रोजन साइकिल कहा जाता है। तो आप लोग इसको आसानी से इस प्रकार लिख सकते हैं। बाकी बहुत लंबा वाला भी आंसर दिया जा सकता है, लेकिन हम बहुत ही शॉर्ट में इसको लिखे हैं। एक स्क्रीनशॉट लिखकर आप कॉपी में इसको उतार लें। एक इस प्रकार आप लोग फिगर दे दीजिएगा नाइट्रोजन साइकिल का, उतना बहुत हार्ड नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं आराम से। वायुमंडल नाइट्रोजन जो है ये क्या होता है, तड़ी द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, फिर मिट्टी से पौधे द्वारा अवशोषण होता है, जंतु द्वारा फिर शाकाहारी में जाता है, पौधे खाने वाला, फिर मांसाहारी में जाता है, फिर मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रकार और कई सोर्स दिया गया है, जिससे इस प्रकार का आप नाइट्रोजन साइकिल का एक फिगर दे दीजिएगा, बहुत अच्छा होगा, तो फुल मार्क आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार इस वीडियो में हम लोग के सेक्शन जो मॉडल सेट 3 का था साइंस सब्जेक्ट का, वो कंप्लीट हुआ, और इसके साथ ही हम लोग का मॉडल सेट 1, सेट 2, सेट 3 कंप्लीट हो गया। आप इसको बेहतर ढंग से पढ़िए, तैयारी कीजिए, क्योंकि यही से क्वेश्चन 80 से 90% आपका फाइनल एग्जाम में रहेगा। तो जाते जाते आपको सिर्फ यही रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। इसलिए आप सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके जाइएगा, शेयर बटन के साथ सभी को दबाकर शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आपका बहुमूल्य राय दे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।